स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज़। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पार्टनर के आपस के रिलेशनशिप की, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन पार्टनर्स, राइट। लेकिन अब हम बात करेंगे कि पार्टनर का रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को क्लियर करना होगा। जैसे सबसे पहले है एम्प्लॉयड अथॉरिटी की बात। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? ऐसी अथॉरिटी जो पार्टनर के पास है लेकिन उसे वो उसके कंडक्ट में, उसके व्यवहार में, और एक तरह से ये चीज़ें व्यवहारिक हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमें पता है कि पार्टनर जो है वो एजेंट होता है और प्रिंसिपल भी होता है, यानी पार्टनर जो है दो रोल प्ले करता है, एज ए प्रिंसिपल एंड एज एन एजेंट। अब वो प्रिंसिपल किसके लिए है? प्रिंसिपल है वो बाहर के लोगों के प्रति, यानी थर्ड पार्टी के प्रति वो प्रिंसिपल वाला रोल प्ले करता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए एक फर्म में 3 पार्टनर हैं और कोई एक पार्टनर जो फर्म की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है या कोई डील करता है, तो ऑब्वियसली उसके किए गए काम से, उसके किए गए कार्य से, उसके द्वारा की गई डील से बाकी के दोनों पार्टनर भी बाइंड होंगे, राइट। अब बाकी के दोनों पार्टनर यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहे हैं? एज एन एजेंट। और वो जो एजेंट किसका रोल, किसके एजेंट की तरह रोल प्ले कर रहे हैं? उस पार्टनर के जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी ये बात दोनों पे लागू हो सकती है। मान लीजिए उन दोनों में से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर बाकी के दोनों जो पार्टनर होंगे वो एजेंट की तरह डील करेंगे। जहाँ तक बात प्रिंसिपल की है, तो प्रिंसिपल का मतलब है कि वो पर्सन जो एजेंट के किए गए काम के लिए जिम्मेवारी लेता है, दैट पर्सन इज़ प्रिंसिपल, ठीक है। अब फर्म का एक पार्टनर जब डील करता है तो थर्ड पार्टी के प्रति बाकी के दोनों पार्टनर भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना वो खुद है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये कोई लिखने या पढ़ने वाली या बार बार बोलने वाली बात नहीं है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। ये एक कॉमन सेंस की बात है। इसे ही हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी भी कह सकते हैं कि मेरी अथॉरिटी है कि मैंने अपने कार्य से आपको बांध दिया, मैंने अपने कार्य से आपको बाइंड कर दिया। मैं एज ए पार्टनर जब मैं बाहर के लोगों के साथ डील करती हूँ फर्म की तरफ से, तो मैं फ़र्म को बाइंड कर रही हूँ, मैं फ़र्म को रिस्पॉन्सिबल बना रही हूँ टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। अब यहाँ फ़र्म का मतलब पार्टनर से ही तो है ना। मान लीजिए मेरे साथ 2 और पार्टनर हैं, तो मैं जो डील कर रही हूँ तो मेरे साथ साथ बाकी के दोनों पार्टनर भी तो उतने ही रिस्पॉन्सिबल हुए। तो मैंने अपने कार्य से फ़र्म यानी कि बाकी के दोनों पार्टनर को भी रिस्पॉन्सिबल बना दिया। तो यहाँ पर मैंने एजेंट का काम किया और आप दोनों मेरे साथ साथ, आप दोनों का मतलब वो 2 पार्टनर वो भी मेरे साथ साथ रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो आपका रोल वहाँ पे क्या रहा? एक तरह से प्रिंसिपल वाला रहा ना। तो आप जो थर्ड पार्टी के प्रति प्रिंसिपल की तरह डील किए जाओगे। आप तो किए जाओगे, मैं तो खैर हुई हूँ, मैं तो प्रिंसिपल हर पर्सन है, हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और हर पार्टनर एजेंट भी है। बट वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि एट द पर्टिकुलर मोमेंट आप व्हाट काइंड ऑफ रोल आर यू प्लेइंग, राइट। आप एज एन एजेंट रोल प्ले कर रहे हो या एज ए प्रिंसिपल कर रहे हो। जो पर्सन एजेंट की तरह रोल प्ले कर रहा है वो प्रिंसिपल भी है। जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो भी अपने आप को बाइंड कर रहा है। यहाँ ये नहीं है कि उसने बाकी दोनों पार्टनर्स को तो रिस्पॉन्सिबल बना दिया और वो खुद आज़ाद हो गया, ऐसे नहीं होगा। तीनों पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी के प्रति फ़र्म को लायबल बनाया जाता है पार्टनर के द्वारा। अगर पार्टनर फ़र्म के नाम से फ़र्म के बिहाफ पर कोई कार्य करता है तो इसका मतलब फ़र्म का मतलब यहाँ पर सभी पार्टनर से है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन कंडीशंस की जिस पर ये बात लागू होती है, यानी कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होने के लिए ज़रूरी है देयर आर सम कंडीशंस टू बी फॉलोड। नंबर 1, एवरी वर्क शुड बी इन द नेम ऑफ द फर्म। क्लियर कट बात है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी का मतलब होता है आप थर्ड पार्टी के साथ जब भी कोई बात करोगे तो आप एजेंट बनकर बात करोगे। आप
किसका एजेंट बनकर बात करोगे? फर्म का एजेंट बनकर बात कर रहे हो ना, तो फर्म को रिस्पॉन्सिबल तो तभी बना पाओगे ना जब आप फर्म के एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हो, राइट? तो आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, आप कोई भी काम करते हो, आप थर्ड पार्टी के साथ जब भी डील करते हो, देन यू मस्ट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। इसका मतलब फर्म को बाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हर कार्य फर्म के बिहाफ पर किया जाए, फर्म के नाम से किया जाए। अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो फर्म के नाम से खरीदने हैं। अगर आप बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं तो फर्म के नाम से खोलना है। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो फर्म के नाम से बेचना है। आप अपने नाम से अगर करते हो तो इसका मतलब फिर आप इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हो। आप ना तो फर्म को ना ही किसी और पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो। दूसरी जो कंडीशन है दैट इज़ एवरी एक्ट शुड बी रेलेवेंट टू द फर्म्स बिजनेस, यानी जो भी आप काम करो वो फर्म के बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए। आपकी फर्म कपड़े का व्यापार कर रही है तो डेफिनेटली आप कपड़े से रिलेटेड ही लेना देना करोगे ना। आप कच्चा माल खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल बाय कर रहे हो तो वो कपड़े से रिलेटेड होगा। आप कोई मशीनरी खरीद रहे हैं तो वो गारमेंट से रिलेटेड होगी, राइट? कोई पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कपड़े से रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन बिज़नेस आप टेक्सटाइल का कर रहे हो, यहाँ पर डील आप थर्ड पार्टी के साथ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कार की कर रहे हो, या फिर वो शुगर की कर रहे हो, या वो किसी और प्रोडक्ट की कर रहे हो, तो इट मीन्स कि दैट एक्टिविटी इज़ नॉट रेलेवेंट, राइट? वो एक्टिविटी फर्म के बिज़नेस से कनेक्टेड नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आप फर्म को बाइंड करना चाहते हो, फर्म के एजेंट की तरह काम कर रहे हो, तो जो भी काम करो फर्म के नाम पर करो और फर्म के बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एवरी एक्ट शुड बी विद इन लिमिट्स। आपको एक अथॉरिटी दी जाती है कि आपको इतना सामान खरीद सकते हो, आप इतना बेच सकते हो, आप इस आदमी को या कस्टमर्स को इस लिमिट तक उधार दे सकते हो। आपको आपके कार्यों की एक सीमा बताई जाती है, ठीक है? उस सीमा के अंतर्गत आपको अंदर ही रहकर आपको काम करना है। अगर आप उस सीमा को क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब आप फर्म को एक तरह से आप फर्म के रूल्स को तोड़ रहे हो। तो फर्म फिर आपकी बात को तवज्जो नहीं देगी, आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देगी और फर्म आपके कार्यों के लिए बिल्कुल लायबल नहीं होगी। सो द थर्ड पॉइंट इज़ ईच एंड एवरी एक्ट शुड बी विद इन लिमिट्स। आपको अपने सारे कार्य फर्म की दी हुई सीमाओं के अंदर रहकर करने हैं, राइट? And last point is every act done by the partner should reflect that it has done as an agent. Obviously ये बात वही जो मैंने पहले ही बोली थी कि आप कोई भी काम करोगे तो आपको ये रिफ्लेक्ट करना है अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से और अपने काम करने के तरीके से कि आप फर्म के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हो। आप अपने बिहाफ पर नहीं, आप फर्म के बिहाफ पर काम कर रहे हो। सो ये जो हमने डिस्कस किया ये क्या था? ये था एक तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है, और दूसरा कंडीशन फॉर एम्प्लॉयड अथॉरिटी, यानी एम्प्लॉयड अथॉरिटी यानी गर्भित जो अधिकार है वो किन कंडीशंस में लागू होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, व्हाट आर मेन एक्ट्स विद इन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। मतलब पार्टनर को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्टनर को कुछ अधिकार सौंप दिए जाते हैं, बता के नहीं सौंपे जाते। एक एम्प्लॉयड अधिकार हैं जो पता है उसको कि उसके पास है, ठीक है? क्या मैं डायरेक्ट इस पे ही आ जाती हूँ, मुझे और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयड का मतलब तो आप क्लियर समझते ही हैं। आप फर्स्ट पोर्शन में आप ये पढ़ चुके हैं कि एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जब मैं आपको बताती हूँ दैट इज़ एक्सप्रेस, और एक जो मैं अपने व्यवहार से क्लियर कर रही हूँ दैट इज़ एम्प्लॉयड, राइट? तो एक चीज़ होता है जो व्यवहारिक होती है, राइट? कुछ अधिकार आपके व्यवहारिक हैं, वो बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, राइट? बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, तो हर बार आप परमिशन नहीं मांगोगे फर्म की या बाकी पार्टनर की, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि वो परमिशन ऑलरेडी आपको मिली हुई है बिकॉज आप एक पार्टनर हो, राइट? तो कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं जिसके लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है? जैसे
पार्टनर गुड्स बाय कर सकता है, ऑब्वियसली बिजनेस करेंगे तो गुड्स खरीदनी पड़ेंगी। गुड्स को सेल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मनी रिसीव कर सकता है, मनी पे कर सकता है। भाई कहीं आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा तो पेमेंट तो करोगे ना। अब हर बार आप पेमेंट के लिए किसी से पूछोगे नहीं, क्योंकि आप बिज़नेस के अंदर हो। बिज़नेस को चलाने के लिए पेमेंट लेना, पेमेंट देना, माल ख़रीदना, बेचना, ये जनरल बातें हैं। तो किसी भी बिज़नेस को नॉर्मली चलाने के लिए जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए हमें अलग से कोई रिटर्न में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी। आप बिल्स पे कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ, देखो हर जगह ऑन बिहाफ ऑफ फर्म लिखा है। इसका मतलब आपको क्लियर कट है कि कोई भी काम कर रहे हो ना तो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म करना है। आपको अपने नाम से कोई काम नहीं करना, आप अपने नाम से कोई डील नहीं करनी, आपको अपने नाम से कोई पेमेंट लेनी देनी कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि मनी बोरो कर सकते हैं, लेकिन मनी बोरो कैसे कर सकते हैं? ऑन द गुडविल और प्रॉपर्टी ऑफ द फंड। डेफिनेटली बिजनेस चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो पार्टनर को ये अधिकार होता है कि वो फर्म की ख्याति पर, यानी कि फ़र्म के नाम से जो है मनी बोरो कर सकता है, और प्रॉपर्टी के नाम पर भी बोरो कर सकता है, मतलब प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके भी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ ही कैन एम्प्लॉय वर्कर्स। तो डेफिनेटली वर्कर्स, जो भी आपको काम करना है, बिज़नेस चलाना है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़े तो आपको एम्प्लॉयज़ लगाने पड़ सकते हैं। तो यू हैव द राइट टू एम्प्लॉय द वर्कर्स और स्टाफ मेंबर्स। ही कैन अपॉइंट ए लॉयर, एक वकील की अपॉइंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म टू फाइट अ केस अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी। तो मान लीजिए थर्ड पार्टी कुछ गड़बड़ कर रही है, तो फर्म के बिहाफ पर आप एक वकील की नियुक्ति कर सकते हैं जो फर्म के लिए केस लड़ेगा। ये तो हो गए इम्प्लाइड अधिकार। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, मतलब कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो क्लियर कट नहीं है। मतलब अगर देंगे तो रिटर्न में देंगे या एक्सप्रेस तरीके से देंगे, ऐसा नहीं होगा कि इम्प्लाइड है, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं मिलेंगे ये अधिकार आपको। वो कौन कौन से हैं? जैसे वो अपॉइंट नहीं कर सकता एजेंट, वो कोई एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है। कारण क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो ट्रस्ट का होता है, ठीक है। अब आप अपने लेवल पे कोई एजेंट नियुक्त करते हो और वो कुछ गड़बड़ कर जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ऑब्वियसली फर्म लायबल होगी उस चीज़ के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कल को फर्म को कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। सो ही कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट, वो एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद द थर्ड पार्टी एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। फर्म को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, मतलब फ़र्म के बिहाफ पर, फ़र्म का एजेंट बनकर वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी ऐसी डील साइन नहीं कर सकता जिसमें फ़र्म को पार्टनर बनाया जा रहा हो। क्योंकि वैसे भी एक क्लियर कट बात है कि फ़र्म कभी भी पार्टनर नहीं हो सकती। फ़र्म के पार्टनर दूसरी पार्टनरशिप में जा सकते हैं, लेकिन वो भी इस तरीके से नहीं, इतना आसान नहीं है। कंपीटिंग बिजनेस तो वो वैसे भी नहीं कर सकते, तो वो भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि क्योंकि इंडिविजुअल ही पार्टनर बन सकता है, तो फर्म पार्टनर बन ही नहीं सकती। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वो ही कैन नॉट पर्सनली मेक ए कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ समझते हैं कि समझौता कर लेना इन ए सूट अगेंस्ट द फर्म। मान लीजिए फ़र्म के अगेंस्ट कोई केस हो रखा है, थर्ड पार्टी और फर्म के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो अब डिस्प्यूट का फ़ैसला तो अपना टाइम लेगा ना, कोर्ट कचहरी में कार्यवाही होगी तो अपने टाइम पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन आप फर्म का एजेंट बनकर किसी भी झगड़े डिस्प्यूट में जाकर ये कह नहीं सकते कि ठीक है जी हमारी गलती है, हमने समझौता किया। नो, आपको अपनी तरफ से कोई समझौते की कार्रवाई नहीं करनी है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, फर्म की तरफ से सरेंडर नहीं करना, कहने का मतलब ये है। हाँ, अगर सारे पार्टनर मिलकर कंसेंट से क्लियर करते हैं कि नहीं अब तो फर्म को समझौता कर लेना चाहिए कि अभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाइए। ही कैन नॉट रेफर एनी डिस्प्यूट इन विच द फर्म इज़ इन्वॉल्व फॉर आर्बिट्रेशन। तो फर्म के नाम पर किसी भी चीज़ में मध्यस्थता समझते हैं कि दो लोगों में झगड़ा हो रहा है और आप आर्बिट्रेटर बन रहे हैं, आप मध्यस्थ बन रहे हैं, आप उनका झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्म को किसी भी केस में इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट में नहीं डाल सकता वो।
पॉइंट नंबर 6 कि वो ही कैन नॉट ऑपरेट अ बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, अपने नाम से बैंक अकाउंट नहीं खोलना है तो फर्म के नाम से ही खोलना है। ही कैन नॉट परचेज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर हो गया। आप सिर्फ गुड्स बाय कर सकते हो, गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के नाम से बाय नहीं कर सकते, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही कैन नॉट मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ विद द फर्म्स डेटर। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमने फर्म की तरफ से कहीं सरेंडर नहीं करना है। सिमिलरली हमने किसी भी डेटर के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि भाई मान लीजिए किसी पर्सन ने फर्म को पैसा देना है जो कि फर्म के लिए डेटर है, और आप उसको फर्म का एजेंट बनकर उसका लोन माफ़ कर रहे हो, या आप उसका लोन कम कर रहे हो, या उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आपने क्लियर कर लिया कि कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी के तौर पर और कौन कौन से कार्य हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट में हम आ रहे हैं, दैट इज़ एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी में हमने बोला ना ये कार्य कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, लेकिन हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो अधिकार हैं उसकी सीमा रेखा बढ़ा सकते हैं, उसमें अधिकारों को शामिल कर सकते हैं, कुछ और अधिकार डाल सकते हैं, या रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, या उनमें से कुछ अधिकार विड्रॉ कर सकते हैं, या कुछ अधिकारों को कम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल एक प्रोविज़न है, फ़र्म के पास राइट है कि वो फ़र्म जो अपने पार्टनर के लिए एम्प्लॉयड अथॉरिटी में एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन का प्रोविज़न बना सकती है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं या कोई कमिटमेंट हो चुकी है, मान लीजिए आपने थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, एट दैट मोमेंट पार्टनर को राइट था वो कार्य करने का। मान लीजिए किसी डेटर को 5,000 रुपीज़, किसी कस्टमर को 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा का माल उधार दे दिया, ठीक है, चलो। लेकिन बाद में क्या किया, फर्म ने कह दिया कि आगे से जो है पार्टनर्स को 5,000 से नीचे ही उधार देना है, पार्टनर किसी भी कस्टमर को 5,000 से ज़्यादा का सामान उधार नहीं बेच सकता, ठीक है। लेकिन जिस कस्टमर के साथ आप पहले डील कर चुके हो और जिसको आप ज़्यादा उधार दे चुके हो, अब उसका तो कोई फॉल्ट नहीं है, राइट, उसका कोई फॉल्ट नहीं है। इन दैट केस जो कमिटमेंट उसके साथ पहले हो चुकी है भाई उसको तो आपको पूरा करना होगा। ये जो आपने एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन किया है ये उस कमिटमेंट से पहले किया होता तो वो बात उस पर लागू हो जाती, बट आपने ऐसा नहीं किया। इन दैट केस थर्ड पार्टी पर वही चीज़ें लागू होंगी जो पहले है। ये एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन आगे आने वाले टाइम के लिए पार्टनर्स पर लागू होंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्लॉयड अथॉरिटी इन इमरजेंसी। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई इमरजेंसी का केस आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सभी पार्टनर्स दूर दूर रहते हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा अचानक कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गए कि हमें तुरंत फ़ैसला लेना है, तो पार्टनर को कई बार अपने लेवल पर कोई ऐसा डिसीज़न लेना पड़ रहा है फ़र्म को बचाने के लिए, फ़र्म के हित के लिए, लेकिन वो उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी के बाहर है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? डेफिनेटली ही और शी कैन डू दिस थिंग। वो इस अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी, लेकिन रीज़न ये होना चाहिए कि फ़र्म को बचाने के लिए कर रहे हो, फ़र्म को नुकसान से बचाने के लिए कर रहे हो। जो नुकसान अगर हमारे साथ कभी होता तो हम अपने आप को बचाने के लिए जो भी जेन्युइन एफ़र्ट्स करते हैं वही एफ़र्ट्स हमें इन दैट केस भी करने हैं, बेशक से वो एफ़र्ट्स हमारी अधिकार क्षेत्र के बाहर भी क्यों ना हो, ठीक है। तो पार्टनर को ये एक अपना एक जो एक क्या बोल सकते हैं, मतलब उसको अपना एक रीज़न तैयार रखना होगा कि ऐसा उसने क्यों किया है, ठीक है। तो इन दैट केस फर्म विल बी लायबल, मैंने हाईलाइट किया है, फर्म विल बी लायबल फॉर सच एक्ट ऑफ द पार्टनर इवन इफ़ द पार्टनर हैज़ एक्टेड बियॉन्ड द लिमिट, यानी कि अगर उसने अपनी लिमिट्स के बाहर जाकर काम किया है तो भी फर्म लायबल होगी। हालांकि नॉर्मल रूल ये कहता है, नॉर्मल कंडीशन के लिए नॉर्मल रूल बना है ना, तो नॉर्मल कंडीशन में यही कहा जाता है कि फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली एंड ओनली फॉर दोज एक्ट्स
और एक्टिविटीज़ विच आर डन इन बिटवीन द लिमिट्स, जो लिमिट्स आपको बता रखी हैं या जो आपके अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हैं, तो विद इन लिमिट्स आपको वो काम करना है, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इमरजेंसी के केस में आपने अगर फर्म के लिए कोई काम किया है और वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो फर्म उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी। ओके, मोड ऑफ अप्लाइंग एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अब ये क्या सीन कह रहा है, इस पर देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसको बार बार यही बात दोहरा रहा है, मैंने लास्ट में देखो छोटा सा हाईलाइट किया है, टू बाइंड द फर्म। कोई भी काम कर रहे हो, एम्प्लॉयड अथॉरिटी का एक मंत्र आप सेट कर लो कि आप फर्म कोई भी काम कर रहे हो, अगर फर्म को बाइंड करने के उद्देश्य से कर रहे हो तो ही फर्म लायबल होगी, वरना नहीं होगी। आपका काम अधिकार क्षेत्र के अंदर, आपकी लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, फर्म के नाम से होना चाहिए। इसका मतलब आप वो कार्य फर्म के लिए कर रहे हो और फर्म के बिहाफ पर कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एम्प्लॉयड अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टी। इस टॉपिक का जो नाम है वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है, दैट इज़ लाइबिलिटीज़ ऑफ फर्म टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ये थोड़ा सा इजी रहेगा और आप जो अंदर पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे इसकी हेडिंग से। एम्प्लॉयड अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टी, यहाँ भी लिखना चाहिए फर्म, एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एंड थर्ड पार्टी, या फिर ये लिख सकते हो लाइबिलिटीज़ ऑफ फर्म टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ठीक है ना। तो जैसा कि हम पहले कर चुके हैं कि फर्म का हर पार्टनर प्रिंसिपल का रोल भी प्ले करता है, एजेंट का रोल भी प्ले करता है। एज एन एजेंट उसने फर्म के नाम से जो भी काम किए हैं उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल है। ये बात तो क्लियर है हमारे को। अब वो कह रहा है कि किस किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा सा फर्म के ऊपर उसने जोर डाला है, फर्म के ऊपर उसने लाइट जो है थ्रो की है। जैसे लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, अब यहाँ पर फर्म की लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने हेडिंग थोड़ी सी चेंज की है कि लाइबिलिटीज़ ऑफ फर्म। तो लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर, इसका मतलब समझ लीजिए कि फर्म की लाइबिलिटी कैसे होगी या क्या होगी अगर फर्म के पार्टनर ने कोई बात एडमिट की है, कोई बात स्वीकार की है, कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है। डेफिनेटली एजेंट की तरह वो रोल प्ले कर रहा है, वो एजेंट की तरह काम कर रहा है। उसका प्रिंसिपल कौन है? फर्म है। तो अगर एजेंट ने आपकी तरफ से कोई काम किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? अल्टीमेट आपकी होगी। अब फर्म जो है पार्टनर के किए गए कार्यों के लिए मुंह तो नहीं फेर सकती, कारण भाई आपका पार्टनर है। अगर आपके पार्टनर ने कोई काम किया है आपके नाम से तो डेफिनेटली आपकी कंसेंट रही होगी, और हम तो इस बात को नहीं जानते कंसेंट है या नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका पार्टनर आपके बिहाफ पर ही काम कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, सिंपल। तो फर्म की लायबिलिटी हर उसका बात के लिए होगी जो आपका एजेंट यानी कि पार्टनर जो एडमिट कर रहा है, मतलब मान रहा है, और रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि प्रदर्शित कर रहा है या कुछ बता रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म को लेनी होगी। लेकिन ये एडमिट करना या रिप्रेजेंटेशन करना, मैं बार बार बता रही हूँ, अधिकार क्षेत्र के अंदर से होना चाहिए। आपकी सीमाओं को क्रॉस नहीं करना है आपने, वरना फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। लायबिलिटी ऑफ फर्म टू द नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, इसका मतलब क्या है कि अब पार्टनर जो कि थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है, थर्ड पार्टी तो भाई एजेंट को ही जानती है ना, बार बार फर्म के साथ तो बात नहीं करेगी। तो वो एजेंट को यानी कि पार्टनर को अगर कोई बात कर रही है या कोई डील कर रही है तो इसका मतलब वो फर्म के साथ हो गई। कोई भी बात, कोई भी नोटिस जो पार्टनर को दिया जाएगा तो समझ लीजिए वो फर्म को दिया जाए। तो फर्म ये डिनाई नहीं कर सकती, फर्म मना नहीं कर सकती कि भाई आपने तो पार्टनर को दिया है, हमें तो आपने बताया नहीं। भाई आपको बताने का क्या मतलब है? जब आपके पार्टनर आपके बिहाफ पर काम कर रहा है देन फिर हम आपको बार बार क्यों बताएंगे? इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या है कि फर्म के सारे कार्य, फर्म के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसकी लायबिलिटी डेफिनेटली पार्टनर की है। बट पार्टनर, देखिए पार्टनर क्या है? पार्टनर जॉइंटली और सेवरली, मतलब वो पर्सनली और जॉइंटली लायबल है। किसके प्रति है? फर्म के प्रति है। और फर्म किसके प्रति है? थर्ड पार्टी के प्रति है।
फर्म किसके प्रति है, थर्ड पार्टी के प्रति है, किसके कार्य के लिए, एजेंट के कार्य के लिए। तो बस ये बताना चाह रहा है। लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन वहाँ रहकर उसने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है, तो उस गड़बड़ के लिए भी फर्म बेचारी जिम्मेदार होगी, क्यों नहीं होगी। रॉन्गफुल एक्ट डन बाय द पार्टनर विदिन द लिमिट्स ऑफ हिज विदिन हिज लिमिट्स, राइट, जो भी लिमिट्स उसको प्रोवाइड की गई है फर्म के द्वारा, उसके अंदर रहते हुए अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है जिससे हो सकता है थर्ड पार्टी का कोई नुकसान हुआ हो, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस यूज ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, अगर फर्म का पार्टनर फर्म के काले कार्य कर रहा है लेकिन साथ में क्या गड़बड़ी कर रहा है, मान लीजिए कस्टमर ने पैसा दिया, उसने अपनी जेब में रख लिया, नुकसान किसका हुआ, फर्म का हुआ, ठीक है ना। फर्म किसको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी, डेफिनेटली किसको, पार्टनर को। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पैसा फर्म ने पार्टनर को दिया, चलिए इसको क्रेडिटर को पे कर दीजिए या किस्त देनी है हमें एक लोन की, लेकिन उसने वहाँ नहीं पे की, अपनी जेब में रख ली, तो भी तो फर्म लायबल होगी। लेकिन फर्म को यहाँ पर अब फिर से थर्ड पार्टी को पैसा देना होगा, हाँ बाद में वो अपने पार्टनर के अगेंस्ट एक्शन लेगी, लेकिन मिसयूज़ ऑफ मनी या प्रॉपर्टी के लिए भी फर्म लायबिलिटी लेगी और बाद में पार्टनर को फिर पर्सनली लायबल बनाया जा सकता है। लायबिलिटी ऑफ द फर्म इन केस ऑफ फ्रॉड बाय अ पार्टनर, तो अगर पार्टनर फ्रॉड करता है, पार्टनर लिमिट्स के अंदर काम कर रहा है लेकिन गड़बड़ कर रहा है, तो फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल, फर्म विल बी लायबल। लायबिलिटी ऑफ द फर्म इन केस ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी बाय अ पार्टनर, पार्टनर लापरवाही कर रहा है, थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेफिनेटली फर्म लायबल है। अब ये मत सोचिए कि फर्म जो है सारा बोझ अपने सर पे लिए जा रही है, नो, एक बार ही वो बोझ उतारने के बाद फर्म जो है वो पार्टनर की गर्दन पकड़ेगी कि भाई आपने गड़बड़ करी है, चलिए पैसा निकाले। यहाँ वो पार्टनर पर्सनली लायबल हो गया टुवर्ड्स फर्म, ठीक है, फर्म अपने आप उस पार्टनर के खिलाफ एक्शन लेगी, लेकिन पहले उसको थर्ड पार्टी का नुकसान भरना होगा। तो इस वीडियो में आपने कई बातें क्लियर की, एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या होती है, क्या क्या उसके अधिकार हैं, क्या क्या उस फर्म का